हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। मैं हूं शिप्रा तिवारी और आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही फ्रेश चैप्टर। वहां से आने का मतलब आप समझ गए होंगे। इस चैप्टर का नाम है केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन विद सम इंटीग्रेशन। आपके एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम केमिकल कोऑर्डिनेशन विद इंटीग्रेशन दिया गया है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को खत्म किया, जिसमें मैंने एनसीईआरटी से आपको आई एंड ईयर के बारे में रिवाइज करवाया विद मैंने पूरे चैप्टर की समरी पढ़ाई। आई होप कि वो कहानी जो मैंने आपको समझाई वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे सिर्फ शिप्रा मैम की ज़बानी। इट इज all about the some coordination which is done by some chemicals। ये chemicals क्या है? ये chemicals है मेरे बच्चों हार्मोन्स। आप लोगों ने देखा कि अभी तक जो हम कोऑर्डिनेशन बॉडी में पढ़ रहे थे वो नर्व्स के थ्रू पढ़ रहे थे, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया न्यूरॉन, फिर मैंने आपको बताया सिग्नल ट्रांसमिशन थ्रू न्यूरॉन, फिर मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं नर्वस सिस्टम में। फिर मैंने आपको बताया बच्चों कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में। फिर मैंने आपको क्या बताया, कुछ नर्व्स के बारे में जो आपके स्पेशल सेंसरी ऑर्गन से निकलती हैं, जैसे कि नोज, वो जो है बाइपोलर न्यूरॉन के ऑल्फैक्टरी नर्व, फिर है रेटिनल नर्व जिसे हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, और फिर जो कि निकली थी ऑडिटरी नर्व फ्रॉम द कॉक्लिया एंड वेस्टिबुलर ऑर्गन। ये सारी नर्व्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। इट मीन्स टू से दैट कि हमने जो अभी तक पढ़ा वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन के थ्रू रेगुलेट होता है। आ गई बात समझ में? ठीक है। ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अभी तक हम जिक्र कर रहे थे मेरे बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। आई बात समझ में? कोई जैसे मान लो कि मुझे किसी ने बोला शिप्रा, तो अगर कोई धीरे से भी बोलेगा और मुझे लगेगा ना कि मेरा नाम ले रहा, तो मैं सट से अपनी मुंडी घुमाऊंगी। विद इन अ सेकेंड हम उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। आई बात समझ में? दूसरी बात यह है कि जब हम नर्व से या न्यूरॉन से कोई सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसका जो सेंसेशन होता है वो तुरंत जो है उसके प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं और तुरंत वो गायब हो जाता है। जैसे कि मुझे किसी ने बोला शिप्रा, तो मैंने बोला हाँ, और फिर वो रिस्पॉन्स खत्म हो गया। पर अगर मैं बात करूं कि अगर आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन केमिकल्स के थ्रू हो रहा है तो ये कोऑर्डिनेशन होता स्लो है पर काफ़ी देर तक होता है। जैसे कि आपकी पिट्यूटरी से एक बड़ा ही स्पेशल टाइप का हार्मोन निकलता है मेरे बच्चों, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है, अब ग्रोथ तुम्हारी ऐसे थोड़ी हुई कि जिस दिन पैदा हुए उसी दिन 6 फीट के हो गए, ऐसा तो होता नहीं है। ग्रोथ जो है कंटिन्यूस साल दर साल चलती रहती है और एक समय के बाद हम एक स्पेसिफिक हाइट को अटेन कर लेते हैं। इसका मतलब ये कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले ग्रोथ हार्मोन का असर काफ़ी सालों तक होता है। तो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पहला अंतर ये है कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फास्ट, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्लो। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का असर बिल्कुल कुछ मिनट कुछ सेकंड्स के लिए होता है, पर केमिकल्स का जो रेगुलेशन होता है वो काफ़ी समय तक हो सकता है। और भी काफ़ी सारे हम अंतर पढ़ेंगे, पर ये दोनों जो हैं ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं। जैसे भाई बहन जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं तो जो है मार पिटाई करते हैं, पर दूर दूर हो जाएं तो इन दोनों को बहुत ही बोरिंग लगता है। यहाँ पर भी ऐसा ही है बच्चों। अगर हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो वो हमेशा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रेगुलेट होकर काम करता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी में जिन पर न्यूरॉन ज़्यादा असर नहीं छोड़ता, तो उन पर कौन असर छोड़ता है? केमिकल असर छोड़ते हैं। समझ में आ गई बात? ये इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। तो जैसे आपकी बॉडी में सेल्स के बीच में या बोन्स के बीच में जो सेल हैं उसमें कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होना चाहिए, तो हु विल टेल द सेल कि तू ग्रो हो जा भैया? आपका ग्रोथ हार्मोन। वहाँ पर न्यूरॉन का कोई रेगुलेशन नहीं है। तो बॉडी में जिन पार्ट में न्यूरॉन का कोई रेगुलेशन नहीं हो रहा है वहाँ पर केमिकल का रेगुलेशन होता है। तो ये अपने सामंजस्य बिठा बिठा कर दोनों बॉडी में एक साथ काम करते रहते हैं, ठीक है। ये है इस चैप्टर की भूमिका। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल्स के बारे में। थोड़ा इंट्रोडक्टरी बताऊंगी कि केमिकल्स कितने टाइप के हो सकते हैं, और फिर हम कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जो डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं आपकी बॉडी में। बच्चों डन हो गई इतनी बात? ठीक है। अब ये जो दो व्यक्ति मैंने एक लगा रखे हैं, ठीक है, ये है फीमेल और ये है मेल। इनमें मैं भी आऊँगी, आप टेंशन ना लो, ठीक है।
ये फीमेल में अलग टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, वैसे कि अलग टाइप की मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ ओवरी और टेस्टिस का अंतर है, ठीक है, मेल यूरेथ्रा और फीमेल यूरेथ्रा का अंतर है, बाकी ग्लैंड्स ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम डिटेल्स ऑफ ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब आपके बारे में बात करते हैं कि ये जो केमिकल बोल रहा है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ध्यान से देखिए, गौर फरमाइएगा। ये जो बोल रहा है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बच्चों ये केमिकल क्या है, समझो ये केमिकल क्या है, ध्यान से देखिए। ये केमिकल्स हैं हार्मोन्स। ये क्या है कि बच्चों, केमिकल हैं हार्मोन्स, ठीक है। आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें सिक्रीट होती हैं, ठीक है, ईयर वैक्स हो गया, ठीक है, एंजाइम्स हो गए, सलाइवा हो गया, स्वेट हो गया, ऑयल हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली सिक्रीट होती रहती हैं। जो भी सिक्रीशन आपकी बॉडी में हो रहा है वो किसके थ्रू होता है बच्चों, ग्लैंड्स के थ्रू। समझ में आई बात। मैं हार्मोन्स की बात अभी नहीं कर रही हूँ, ठीक है, हमें किस स्पेशल केमिकल के बारे में पढ़ना है वो है हार्मोन्स के चैप्टर में। पर आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन्स के अलावा भी आपकी बॉडी में जितना भी सिक्रीशन है बच्चों, समझो बात को, आपकी बॉडी में पाए जाने वाले जितने भी सिक्रीशन हैं वो सब ग्लैंड्स के द्वारा ही होते हैं। तो मैडम जिन ग्लैंड से हार्मोन निकलता है उन्हीं ग्लैंड से वैक्स, स्वेट, आपका ऑयल, सलाइवा, टीयर, ये सब भी निकलते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। इसका मतलब ये कि हर केमिकल जो निकल रहा है वो एक ही ग्लैंड से निकले, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आपके पास दो प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। मैं अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करा दूं, देन विल स्टार्ट फर्दर, ठीक है। ग्लैंड्स जो होती, थोड़ा साफ साफ बनाना चाहिए, तुम लोग को भी ऐसा लगता है क्या? जो ग्लैंड्स होती हैं वो बच्चों बेसिकली दो टाइप की होती हैं, ठीक है। पहली कौन सी होती है? पहली होती है आपके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड। अभी हम इसके डिटेल भी करेंगे, ठीक है। पहली हमारे पास है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये क्या होती है, क्यों होती है, क्या है इसके जीवन में दर्द, आइए जानते हैं। पहली है एक्सोक्राइन ग्लैंड। मैंने आपको बताया कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रीशन, ऑल द सिक्रीशन इज सिक्रीटेड बाय द ग्लैंड्स। ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ग्लैंड इज अ टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। कौन सी सेल से बनी होती हैं ये? सिक्रेटरी सेल से, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डन हो गई। अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सो का मतलब होता है बाहर, ठीक। मैं किस एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करूं? जैसे आपके जीआई ट्रैक्ट में बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं, जैसे कि सलाइवा हो गया, जैसे कि स्टमक हो गया, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, दे रिलीज लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जूसेस। सलाइवरी ग्लैंड निकालती है सलाइवा विच इज अ टाइप ऑफ सिक्रीशन। स्टमक निकालता है गैस्ट्रिक जूस विच इज अ टाइप ऑफ सिक्रीशन। इंटेस्टाइन निकालती है सक्कस इंटेरिकस और इंटेस्टिनल जूस विच इज अ टाइप ऑफ सिक्रीशन। पर ये सिक्रीशन जो है इनकी जरूरत किसी स्पेसिफिक पार्ट पे ही है। समझ में आ गई बात? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं ये ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन उसी जगह पर पोर करती हैं जहां पर उसकी ज़रूरत है। अगर मैं बोलूं सलाइवा की ज़रूरत मेरी इस उंगली को नहीं है, आई बात समझ में, इस हाथ को नहीं है, इस बाजू को नहीं है, सलाइवा की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ आपके माउथ को है, ठीक है। तो ऐसी ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन जो है किसी स्पेसिफिक पार्ट पे ही खोलती हैं, कहीं यत्र तत्र सर्वत्र जो है नहीं भेजती अपना सिक्रीशन, ऐसी ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। आ गई बात समझ में? क्या बोला मैंने? ऐसी ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन किसी स्पेसिफिक पार्ट पे देती हैं, इधर उधर जो है आवारागर्दी नहीं करती, ऐसी ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो मैडम क्या ये आवारागर्दी करती? नहीं, इनका जो सिक्रीशन है वो आवारागर्दी करता है। कैसे करता है वो देखेंगे हम लोग। हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक पे बहुत सारी ग्लैंड्स है, जैसे कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड, वो अपना सिक्रीशन माउथ पे देती है। बेटा सलाइवा की ज़रूरत ना हमारे माउथ पे है। जैसे कि हमारा स्टमक में जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन ज़रूरत होते हैं, जैसे जो भी एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे कि पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, ये सारे एंजाइम स्टमक में निकाले जाते हैं। इनकी वैसे तो पेप्सिन जो है उसका डेरिवेटिव्स हम जैसे काइमोट्रिप्सिन ये सब प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम और कहीं से भी निकालते हैं, पर आपको ये बात समझना है कि पेप्सिन सिर्फ कहाँ से निकलता है? स्टमक से निकलता है, ठीक है। और गैस्ट्रिक जूस में मिक्स होता है और फिर प्रोटीन का डाइजेशन करता है, वो बात अलग है। पर अल्टीमेटली गैस्ट्रिक जूस की जरूरत बेटा स्टमक में ही है ना। आपकी नाक से तो गैस्ट्रिक जूस निकलेगा नहीं, पेट का जो HCl वो नाक से थोड़ी निकल सकता है। इसका मतलब ये कि ऐसी ग्लैंड विच पोर देयर सिक्रीशन टू द स्पेसिफिक पार्ट कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। लिख लें ये वाली बात, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है, लिख लेते हैं। आइए, these glands pour their secretion
पोर देयर सिक्रीशन, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे हम लोग, पोर देयर सिक्रीशन टू स्पेसिफिक पार्ट। लिख ली हमने ये बात, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब आइए, अब क्वेश्चन ये है, मैं आपको एक वो बताती हूँ। मान लो कि सलाइवरी ग्लैंड कान के पीछे है भैया, ठीक है, कान के पीछे है। अब तुम्हारे लार की जरूरत कान को है क्या? नहीं ना, तुम्हारे लार की जरूरत तो तुम्हारे माउथ को है। तो ये कान से लार माउथ तक कैसे आएगा बेटा? हम तो ये बोल रहे हैं कि ये ग्लैंड अपना सिक्रीशन स्पेसिफिक जगह पर ही पोर करती हैं। पर अगर ग्लैंड वो स्पेसिफिक, चलो स्टमक है, स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो स्टमक में है, तो इस स्टमक में सिक्रीशन निकाल दिया। पर व्हाट अबाउट द सलाइवरी ग्लैंड? अगर कान के पीछे सलाइवरी ग्लैंड है तो माउथ तक सिक्रीशन कैसे आएगा? तो यहाँ पर हमें ये बात जाननी जरूरी है कि इन ग्लैंड्स में होती हैं पाइप्स। इन ग्लैंड्स में क्या होती हैं? पाइप्स। पाइप्स जानते हैं ना, जिससे अपन पानी सींचते हैं गमलों को, इन्हें हम डक्ट्स भी कहते हैं। तो ये अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू ही बाहर करती हैं। समझ में आई बात? मैं भी डायग्राम बना के देखती हूँ। they have ducts, ठीक है, they have ducts। ducts का मतलब क्या बोला मैंने? ducts का मतलब मैंने बोला बच्चों पाइप। ये जो भी चीज निकालेंगी वो पाइप के थ्रू ही बाहर करेंगी। आगे बढ़े, थोड़ी सी किसी ग्लैंड के बारे में बात कर लें। आओ बच्चों, किस ग्लैंड के बारे में बात कर लें? हम लोग बात कर लेते हैं स्टमक के बारे में। चलो शुरू कर लेते हैं, स्टमक देख लेते हैं। स्टमक के बारे में मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ अभी, मैं आपको हल्का सा स्टमक के वो बता रही हूँ कि स्टमक में कैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड काम करती हैं, ठीक है। देखो बच्चों, क्या है यहाँ पर, स्टमक में बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पर स्टमक पे बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है, ओके। ये जो सेल्स हैं ये क्या क्या निकाल सकती हैं? दी सेल रिलीजेस द HCl, दी सेल रिलीजेस द एंजाइम, दी सेल रिलीजेस द म्यूकस, ठीक है। ये सेल ये तीनों चीज़ें निकाल सकती हैं, अलग अलग कलर की, पर अभी ये जानना जरूरी नहीं है। इन तीनों को कलेक्टिवली मेरे बच्चों क्या कहते हैं हम लोग? बेटा इन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। समझ में आ गई बात? इन्हें हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। पर हमें ये लगता है कि सेल ऐसे राउंड राउंड है ना बेटा, तो ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ऐसे स्टमक की दीवारों पर, ऐसे मटके जैसे। स्टमक की दीवारों पर आपको ऐसे मटके जैसी कुछ संरचनाएं दिखाई देंगी। मैडम ये क्या है, अब थोड़ा सा बताएंगे आप हम लोगों को। ये जो है, दीज आर द ग्लैंड्स। ये ब्लू ब्लू जो दिख रही हैं आपको, इन्हें आप कहते हैं ग्लैंड्स, ठीक है। ऐसी मटके जैसी संरचनाएं दिखेंगी। एक निकाल कर अपन देख लें, यहाँ पर एक मटका यहाँ पर बना लेते हैं। देखो, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ठीक। अब ये जो रेड रेड सेल्स हैं इन मटके के चारों तरफ बनी हुई हैं। ये जो रेड रेड सेल्स है ना बच्चों, ये देखो इस मटके के चारों तरफ बनी हुई है मेरे बच्चों। ये देखो, ये बनी हुई है, ये बनी हुई है, चारों तरफ बनी हुई है। ये सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रीशन करेंगे, HCl निकालेंगे, म्यूकस निकालेंगे, एंजाइम निकालेंगे, डन। ये सब निकालकर इस मटके में ऐसे भरते जा रही हैं, भरते जा रही हैं, भरते जा रही हैं, भरते जा रही हैं, भरते जा रही हैं। सारा सिक्रीशन इस मटके पे भर गया है, सारा सिक्रीशन इस मटके पे भर गया है। पर उस मटके को सिक्रीशन की जरूरत नहीं है ना। इस मटके को जरूरत है क्या सिक्रीशन की? सिक्रीशन को तो बाहर आना है, सिक्रीशन को तो यहाँ पर काम करना है, फूड पर काम करना है। तो सिक्रीशन कैसे आएगा वो ध्यान से समझो। सारा सिक्रीशन, ये जो सेल्स हैं, ठीक है, दीज आर द सेल्स एंड दिस इज द ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंड के अंदर सेल्स होती हैं और ये अपना सिक्रीशन ऐसे मटके पे भर देती हैं। और फिर अगर आप गौर फरमाइए इस बात को, तो यहाँ पर आपको एक पाइप, थोड़ा मोटा ले लेती हूँ, यहाँ पर आपको ये पाइप जैसा दिख रहा होगा, ये देखो ऐसा। इस पार्ट को मेरे बच्चों हम लोग कहते हैं इसे हम कहते हैं डक्ट। ये जो पाइप जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं डक्ट। और इस डक्ट के माध्यम से पूरा जो सामान होगा वो बाहर आ जाएगा। समझ में आई बात? सो ये कहानी सिर्फ स्टमक के साथ नहीं है, ये कहानी आपके सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ भी होती है। समझ में आई बात? आपकी सलाइवरी, जो आपकी सलाइवा होती है, सलाइवरी ग्लैंड है, वो एग्जैक्टली लिप टंग के पास थोड़ी होती हैं, कान के पीछे होती हैं, जबड़े के किनारे पर होती हैं। पर अल्टीमेटली हमें सलाइवा की जरूरत तो हमारे माउथ में ही है। तो हर ग्लैंड के पास ऐसा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर से वो अपना सिक्रीशन अपने किसी स्पेसिफिक पार्ट पे पहुंचा पाएंगी। समझ में आ गई बात?
तो ऐसी ग्लैंड जिनके पास डक्ट होता है, जिनके पास पाइप होता है, उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। समझ में आई बात? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। मेरे बच्चों, आप ये बात ध्यान रखो, हार्मोन को छोड़कर, मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, हार्मोन को छोड़कर दुनियादारी की जितनी चीजें आपके बॉडी में निकल रही हैं, क्या निकल रहा है? बोल दो जरा, गिना दो। सलाइवा निकल रहा है, ठीक है, और क्या निकल रहा है? टीयर, और क्या निकल रहा है? वैक्स, और क्या निकल रहा है? ऑयल, और क्या निकल रहा है भैया? स्वेट, ठीक है, मिल्क, ये सारी चीजें जो हैं दे ऑल आर सिक्रीशन, ठीक है, दे ऑल आर सिक्रीशंस। और ये सिक्रीशंस जो होते हैं दे ऑलवेज रिलीज्ड बाय द डक्ट्स, ठीक है, डक्ट के थ्रू ही किसी स्पेसिफिक पार्ट पे रिलीज होते हैं। डन हो गई इतनी बात? समझ गए? कोई टेंशन, कोई परेशानी तो नहीं? दे नेवर पोर देयर सिक्रीशन इनटू द ब्लड, दे ऑलवेज रिलीज देयर सिक्रीशन टू द स्पेसिफिक पार्ट, ठीक है, ओके डन। स्वेट आता है ना, तो स्वेट जैसे पसीना जो है स्किन से बाहर निकलता है, ठीक है, पसीना जो होता है वो आंख से बाहर नहीं निकल सकता। सो पसीने के लिए ग्लैंड्स होती हैं जिनकी डक्ट बाहर की ओर खुलती हैं और हमें पसीना आता है। आंसू जो होते हैं ना वो जो है हाथ की नाखूनों से बाहर नहीं निकल सकते, आंसू हमेशा आंखों से निकलते हैं, इसलिए ओपनिंग उनकी लैक्राइमल ग्लैंड के बाहर होती है। समझ आ गई बात? ठीक है, जो मम्मी अपने बच्चे को फीड कराती है तो मेमोरी ग्लैंड से ही मिल्क निकलता है, पैर से नहीं निकल सकता, ठीक है। सो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये कैसी होती है? डक्ट ग्लैंड, ठीक है। डक्ट का मतलब होता है आपका पाइप, डक्ट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? पाइप। ये कहानी मेरे बच्चों को क्लियर हो गई। सो सलाइवरी ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, सिरुमिनस ग्लैंड, ईयर वैक्स में पड़ा सिरुमिनस ग्लैंड, ठीक है, सिबेशियस ग्लैंड ऑयल निकालती हैं, स्वेट ग्लैंड, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, ये सब ग्लैंड हैं और ये सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये डन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? अच्छा, सलाइवरी ग्लैंड में तो वी हैव ऑलरेडी रेड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स बच्चों, ठीक है। हम लोगों ने स्टेंसन डक्ट पढ़ी थी, ठीक है, बहुत सारी डक्ट हम लोगों ने पढ़ी थी। हम लोगों ने वॉटन डक्ट पढ़ी थी, स्टेंसन डक्ट थी, पैरोटिड ग्लैंड की, वॉटन डक्ट थी, मैक्सिलरी सबमैंडिबुलर ग्लैंड की। सो हमने तो किसी किसी की डक्ट भी पढ़ी है, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, जो कि इस चैप्टर का मेन फोकस है। सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है इस चैप्टर का वो यही है हमारा, मजा आ जाएगा इसके बारे में, ठीक है। देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अच्छा क्राइन का मतलब होता है सिक्रीशन ना, ठीक है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, ठीक है। आइए एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, दीज ग्लैंड पोर देयर सिक्रीशन इनटू द ब्लड। सीधी बात, पोर देयर सिक्रीशन, ठीक है, पोर देयर सिक्रीशन इनटू द ब्लड। अच्छा एक चीज मैं आप अपने बच्चों को और बोल दूं, कल मैंने एक लेक्चर अपलोड किया जिसका नाम था मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, आई थिंक ऐसा ही था कुछ। आप एनसीईआरटी वो टॉपिक मैंने अलग से बनाया है, वो टॉपिक आप देखो क्योंकि वो टॉपिक एग्जाम में आ सकता है। आपके एनसीईआरटी के अगर आप ईयर के लास्ट के कुछ 10-15 लाइन, 8-10 लाइन पढ़ो तो आपको बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ाया गया है, उसके लिए मैंने सेपरेट टॉपिक बना दिया है। कई बार ऐसा होता है कि मैं एनसीईआरटी की हेडिंग नहीं देती हूँ, पर जो हेडिंग है वो एनसीईआरटी की लाइन से मैं उठा के दे देती हूँ। तो आप ये मत सोचो कि कहीं बाहर का जो है किसी अमेरिका से ला के पढ़ा रही हूँ, है वो A to Z चीज़ आपके एनसीईआरटी की, गारंटी है मेरी। तो आप देखो उस लेक्चर को, वो लेक्चर इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन आएंगे। ओके, पोर देयर सिक्रीशन इनटू द ब्लड, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ओके डन है, चलो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड मेरे बच्चों को क्लियर हो गया। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं दे ऑलवेज रिलीजेस द केमिकल नेम एज हार्मोन, ठीक है। ये पता है कैसा होता है, जब शादी के लिए हम कोई लड़की देखने जाते हैं तो हम लोग जनरली लुक्स पे जाते हैं
कभी कभी लड़कियां ऐसी होती हैं जो लुक्स पे भले इतनी अच्छी नहीं हो, पर नेचर में, बिहेवियर में, काम काज में, पैसे कमाने में वो इतनी अच्छी होती हैं कि वो लुक्स को ओवरकम कर जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे लड़कियों को हम कहते हैं कि पैकेज तो छोटा है पर धमाका बड़ा है। तो यहाँ पर हार्मोन की भी बात ऐसी है मेरे बच्चों, पैकेज छोटा पर धमाका बहुत है भयंकर। कैसे है वो ध्यान समझो, बड़ा ही माइन्यूट क्वांटिटी में निकलता है। ओके, शुरू करें ये बात। देखिए, सपोज दैट हम लोग कौन सा एक ग्लैंड ले, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लैंड। ठीक है, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड ले लें? सपोज दैट हम थायराइड ग्लैंड ले लेते हैं। ठीक है, अब ये मान लो कि एक थायराइड ग्लैंड है। टिंग टिंग टिंग, दिस इज माई थायराइड ग्लैंड। थोड़ी छोटी बना लेती हूँ। दिस इज माई थायराइड ग्लैंड। ठीक है, कलर कर लें क्या इसको, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखेगा और मजा आएगा पढ़ने में। तो ये हो गई मेरी थायराइड ग्लैंड। अगर आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा ढंग से तो आप लोगों को थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन पता होगा कि थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है आपकी थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, क्या सिक्रीट करती है मेरे बच्चों? थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है ना, क्या निकालती है? थायरोक्सिन हार्मोन। चलिए, ओके, लेबल करें इसको, थोड़ा सा इसको और हाईलाइट कर देते हैं। ये हुआ थायराइड ग्लैंड। अब इसमें मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूँ वो आप ध्यान से देखो। देखिए, इस थायराइड ग्लैंड में, भैया ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड है, तो बेटा काम करने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अब समझना, यहाँ पर आर्टीरियल ब्लड से ब्लड आ रहा है। ठीक है, ये है आपका आर्टीरियल ब्लड। ठीक है, आर्टीरियल ब्लड से कौन सा ब्लड आता है मेरे बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये याद रखो क्योंकि अभी मैं मिटा दूंगी इसको। ठीक है, ऑक्सीजन वाला ब्लड अंदर आया। पर आपको भी पता है, हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन पढ़ रखा है कि हम लोग कभी भी कोई भी चीज़ जो है वो एक्सचेंज नहीं करते। किसके थ्रू? आर्टरी या वेन्स के थ्रू एक्सचेंज नहीं करते। वी ऑलवेज एक्सचेंज द थिंग्स फ्रॉम द कैपिलरीज, इजंट इट? ठीक है, हम चीज़ों को कैसे एक्सचेंज करते हैं बच्चों? हमेशा कैपिलरीज के माध्यम से ही एक्सचेंज करते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। डन है ना इतनी बात? चलो, अब यहाँ पर हम लेकर आए ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। यहाँ पर हमने ग्लैंड को दिया ऑक्सीजन। ठीक है, अब पहले ये आर्टरी हो गया, ये क्या हो गया? कैपिलरी बेड। ये याद रखना कि कभी हम किसी चीज़ को आर्टरी या वेन से एक्सचेंज नहीं करते। वी ऑलवेज एक्सचेंज द थिंग फ्रॉम द कैपिलरी बेड, बिकॉज सिंगल सेल जो पार्ट होता है ब्लड वेसल का वो इसी में होता है, और जब पतली लेयर होगा तो उससे एक्सचेंज करना आसान हो जाएगा। अब बेटा क्या किया हमने वो देखेंगे आप लोग। हमने क्या किया कि ऑक्सीजन को निकाल दिया बाहर। ठीक है, अब ये ब्लड यहाँ पर कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड होने का कारण क्या है कि यहाँ से इसको हमने क्या दे दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ और क्या आ रहा है बताएंगे मुझे? लिम्फ या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, क्योंकि ये अगर थायराइड ग्लैंड है तो इसमें बहुत सारे टिश्यूज भी होंगे। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसको हम लिम्फ भी कह सकते हैं। अब फ्लूइड। ठीक, ध्यान से समझो मेरी बात बच्चों। अब ये एक थायराइड ग्लैंड है, थोड़ा मोटा मोटा लिख दूं क्या? थायराइड ग्लैंड। ध्यान से समझो। अब इसके अंदर, इस ग्लैंड के अंदर मेरे बच्चों हमने बनाए हैं कुछ थायराइड फॉलिकल। ये बन गए थायराइड फॉलिकल, बन गए थायराइड फॉलिकल। इन थायराइड फॉलिकल ने अपना हार्मोन जो है यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज द थायराइड हार्मोन विच इज कॉल्ड एज थायरोक्सिन, लिख देते हैं। थायराइड कौन सा हार्मोन निकालती है? थायरोक्सिन, जो बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। अब समझो, जब आप ब्लड लेके आए तो उससे आप लिम्फ बनाते हैं, फिल्ट्रेशन, प्रेशर डिफरेंस से जो आपका टिश्यू फ्लूइड बाहर होता है, प्लाज्मा विद सम WBC विद सम ऑक्सीजन, ये आया और ये सारा ऑक्सीजन जो है यहाँ पर घुस गया। ठीक है, ये सारा इधर आ रहा है। बदले में हमने क्या निकाला? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बाहर निकाला बच्चों? हार्मोन। और इस हार्मोन को हमने कहाँ दे दिया? यहाँ। अब ये हार्मोन पूरा यहाँ भरा हुआ है, भर गया।
और ये वेन्स के माध्यम से बाहर निकला। ठीक, इस वेन में क्या भरा हुआ है? पूरा हार्मोन भरा हुआ है। अब क्या होगा बोलो? अब क्या होगा बोलो? भैया ये पूरे बॉडी में जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरे बॉडी में जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा। बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दूं, डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आई बात? तो बेटा ये बात आपको याद रखनी है कि जब हम किसी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान समझो, जब हम किसी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों, ठीक, तो एक बात अपने बात ध्यान में रखो कि इससे जो भी हार्मोन निकलेंगे उनकी ज़रूरत किसी एक पार्ट में नहीं होगी, उनकी ज़रूरत जो है वो पूरे बॉडी में होगी। ठीक है, और हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स जो है, इसने थायरोक्सिन निकाला ना, तो इस थायरोक्सिन की ज़रूरत थायराइड ग्लैंड को नहीं है, इस थायरोक्सिन की ज़रूरत पूरे बॉडी को है। समझ में आई बात? जिस पार्ट को भी थायरोक्सिन की ज़रूरत होगी। अब एक बात और कान खोल कर सुनो, हमेशा ये याद रखो कि थायरोक्सिन की ज़रूरत थायराइड ग्लैंड को नहीं है, थायरोक्सिन की ज़रूरत बॉडी के किसी और पार्ट को है। अब ये याद रखो कि जिस भी पार्ट को ज़रूरत होगी इस हार्मोन की, उस बॉडी के पार्ट पर क्या होना चाहिए? उस बॉडी के उस ऑर्गन की उस सेल्स पे होने चाहिए उस हार्मोन के रिसेप्टर। जैसे एक ताला स्पेसिफिक चाबी से ही खुलेगा, किसी भी चाबी से नहीं खुल जाता, नहीं तो लॉक कभी बनता ही नहीं। तो अगर मान लो कि थायरोक्सिन की ज़रूरत मेरी हाथ की सेल्स को है, भी मेरे हाथ का ग्रोथ होना चाहिए अच्छे से, मेटाबॉलिक रेट उसका अच्छे से होना चाहिए, उसका मेंटेन रहना चाहिए, तो मेरे हाथ की सेल्स में थायरोक्सिन को बाइंड करने वाले वो रिसेप्टर होने चाहिए। समझ में आई बात? क्या कंसेप्ट सीखा इसमें? इसमें हमने ये कंसेप्ट सीखा कि जिस ग्लैंड में हार्मोन बन रहा है उस ग्लैंड में ज़रूरत नहीं है, कहीं और ज़रूरत है, उस जगह पर हम लेके कैसे जाएंगे? ब्लड के माध्यम से। ठीक है, ब्लड में मिक्स किया और ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा ये हार्मोन जाएगा। पर हार्मोन कहीं भी जाए, हार्मोन नाक में भी जा रहा है, हार्मोन आँख में भी जा रहा है, पीठ में भी जा रहा है, सब जगह जा रहा है, पर ज़रूरी नहीं है कि इन पार्ट को उस हार्मोन की ज़रूरत हो। ठीक है, हम कैसे जानेंगे कि उसको ज़रूरत नहीं है? क्योंकि उस पार्ट के, उस ऑर्गन के सेल्स के पास उस हार्मोन के रिसेप्टर नहीं है। तो हम कैसे जानेंगे कि इस पार्ट को ज़रूरत है? क्योंकि उस पार्ट के उस सेल्स के पास रिसेप्टर थे। तो रिसेप्टर होंगे तो हार्मोन इफेक्ट करेगा, उस पार्ट के पास रिसेप्टर नहीं होंगे तो हार्मोन इफेक्ट नहीं करेगा। इस एग्जाम्पल को मैं एक दूसरे डायग्राम से आपको और समझाती हूँ तो मज़ा आएगा। ठीक है, जैसे कि एक हार्मोन है LH, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में पढ़ाती हूँ, रिसेप्टर वाली कहानी। ठीक है, ध्यान से समझना है ना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जय का हुआ। ठीक, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। डन, दोनों। ठीक, ओके, ठीक, कोई टेंशन, कोई परेशानी तो नहीं इसमें। ठीक, अब आओ मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या बोल रही हूँ मैं। सपोज दैट ये है आपकी पिट्यूटरी। ठीक है, दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, मैं बहुत अच्छा नहीं बना रही हूँ पर चलेगा काम। पिट्यूटरी के आगे वाले हिस्से को हम कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। पढ़ेंगे ये सारे हार्मोन्स की डिटेल हम लोग पढ़ेगा। तुम टेंशन मत लो कि मैडम यहीं पे पढ़ा के थायराइड सब खत्म कर दे रही, नहीं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक, मैं आपको बता रही हूँ कि हार्मोन जो है वो सब जगह, भले ब्लड में मिक्स है, वो हर जगह जा रहा है, पर हर जगह वो एक्शन नहीं करेगा। जहाँ पे जरूरत होगी वहीं पर एक्शन करेगा। ठीक है, सो जैसे ग्रोथ हार्मोन है, अब ग्रोथ हार्मोन की जरूरत सब जगह है, तो इसलिए बॉडी के हर सेल में जहाँ पर भी ग्रोथ होनी है उसके रिसेप्टर होंगे। सो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है मेरे बच्चों। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का आगे वाला हिस्सा है, आगे वाले हिस्से का नाम होता है एडिनोहाइपोफाइसिस। पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, अब मेरे बच्चों ये एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है LH। सपोज दैट कि हम बात कर रहे हैं ये मेल, ठीक है, मेल पे, मेल के थ्रू है, मेल का LH है। ओके, अब ध्यान से समझना, इस ब्लड वेसल में LH आ गया। ठीक, इस ब्लड वेसल में LH आ गया। ठीक, ये LH भरा हुआ है, डन हो गई। अब ये LH जो है ट्रैवल करता हुआ कहाँ पहुंचा? पूरे बॉडी से, सब जगह गया होगा ना बच्चों,
बोलो, सब जगह गया होगा, ईयर में गया होगा, आईज में गया होगा, नोज में गया होगा, ब्लड जहां जहां भी जाएगा एलएच वहां वहां जाएगा। पर क्या सब जगह एलएच की जरूरत है? तो मैडम आप बता दो ना कि एलएच की जरूरत कहाँ है। देखो कहां पर है, देखो बॉडी, पूरी बॉडी ट्रेवल करता हुआ वो आएगा टेस्टिस के पास। ठीक है, एक ही कलर हो जाएगा, दूसरा कलर बनाती हूँ। पूरी बॉडी से घूमता फिरता एलएच कहाँ पर आएगा? टेस्टिस के पास। ठीक है, टेस्टिस के पास। डन हो गया। ठीक, टेस्टिस के पास आएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इसमें। ठीक, अब टेस्टिस के पास मेरे बच्चों एक स्पेशल टाइप की सेल होती है। कौन से कलर से बनाऊं यार? ठीक, टेस्टिस के पास एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। ऐसा बना लें, थोड़ा सा अलग टाइप की सेल है ना। टेस्टिस के पास कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। टेस्टिस के भी हर सेल पे एक्ट नहीं करेगा वो, टेस्टिस के पास भी एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, इस सेल के पास होते हैं रिसेप्टर। ठीक, इन सेल्स के पास होते हैं रिसेप्टर। ये हार्मोन भाई साहब आएंगे और इन रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे। ठीक, इन रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे। मैडम इन सेल का नाम तो बता दो यार। ठीक, इन सेल्स का नाम होता है मेरे बच्चों लेडिंग सेल्स। क्या नाम है? लेडिंग सेल्स, लेडिक सेल, सॉरी लेडिंग बोलिए, लेडिक सेल्स, LEYDIG, लेडिक सेल्स। ठीक है, लेडिक सेल्स पर ये बाइंड किए। जैसे ही ये लेडिक सेल पे बाइंड करेंगे मेरे बच्चों, इसको ये एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? एक्टिवेट। जैसे ही ये एक्टिवेट हुई, जैसे ही ये ग्लैंड एक्टिवेट हुई, ध्यान से समझना, इस ग्लैंड ने एक स्पेसिफिक हार्मोन निकाला। ये सारी ग्लैंड ने मेरे बच्चों एक स्पेसिफिक हार्मोन निकाला और इस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, समझ आई बात? टेस्टोस्टेरॉन। डन। अब ये जो टेस्टिस के चारों तरफ जो ब्लड वेसल फैली हुई हैं, ध्यान से समझते जाना, टेस्टिस के चारों तरफ जो भी ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं, टेस्टिस के अंदर जो भी ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं, ठीक है, ये अंदर मान लो ब्लड वेसल फैली हुई हैं। ठीक, ये जो टेस्टोस्टेरॉन है, ध्यान से समझना, ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाएगा और क्या करेगा बच्चों? बोलिए। ये करेगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का अराइवल। ठीक, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। फिर से समझा दूं थोड़ी सी, आइए मेरी बात। पिट्यूटरी ग्लैंड थी, पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन निकाला, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में काम करता है, अभी मेल के बारे में पढ़ रहे हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ब्लड के माध्यम से ट्रैवल करता हुआ कहाँ पहुंचा भैया? मेरे टेस्टिस में। पूरी बॉडी में भी काम कर सकता था, पर पूरी बॉडी में इसके लिए रिसेप्टर नहीं थे। इसके लिए जब ये टेस्टिस के पास पहुंचा तो उसने बोला कि हाँ यही है मेरा शिकार। तो ये लेडिक सेल जो है, लेडिक सेल बोली आ गया मेरा भूला बिसरा प्यार आ गया, वो तुरंत उसे पकड़ लेती है। ठीक, आ गया, पकड़ लिया उसने, कोई टेंशन नहीं। जैसे ही लेडिक सेल ने हार्मोन अपने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को पकड़ा, वैसे वो एक्टिवेट हुई और उसने एक सिक्रीशन किया जिसका नाम था टेस्टोस्टेरॉन। ये भी एक मेल, ओनली मेल हार्मोन है ये। ठीक है, ओनली मेल हार्मोन। अब ये मेल हार्मोन क्या क्या करता है? टेस्टिस में मेरे बच्चों प्रेजेंट होती हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, टेस्टिस में थोड़ा गिचपिच हो गया पर ठीक है। टेस्टिस में क्या प्रेजेंट होती हैं? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। ये हार्मोन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में भी जाएगा। कहाँ जाएगा? ये हार्मोन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में भी जाएगा। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये क्या करेगा पता है आपको? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में ये बोलेगा चलो अब तुम जो है जवान हो चुके हो, स्पर्मेटोजेनेसिस करो, स्पर्म बनाओ, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। ठीक, तो ये टेस्टिस में क्या करवाने लगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये ब्लड में मिक्स होकर पूरे बॉडी में इसने क्या करवाया है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट। आवाज़ का भारी होना, कंधों का चौड़ा होना, ठीक है, बॉडी में बाल आना, पसीना ज़्यादा निकलना, पिंपल आना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। पर अल्टीमेटली ये सब किसकी वजह से हुआ है? आपके टेस्टोस्टेरॉन की वजह से। कैसे टेस्टोस्टेरॉन निकला? लेडिक सेल से। लेडिक सेल को किसने बोला कि टेस्टोस्टेरॉन निकालो? LH ने, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने। तो आपने समझा कि एक हार्मोन के इन्फ्लुएंस में दूसरा हार्मोन निकला, पर आपने एक और चीज समझी कि LH सिर्फ कहाँ वर्क करता है? टेस्टिस में। क्यों? क्योंकि लेडिक सेल के पास LH के रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात?
अब आपको और बताती हूँ, LH किसके थ्रू ट्रेवल करके आया था बच्चों? ब्लड के थ्रू। टेस्टोस्टेरोन किसके थ्रू ट्रेवल करके बॉडी के पार्ट्स में जा रहा है? ब्लड के थ्रू। सो देयर इज नो डक्ट, देयर इज नो डक्ट, ठीक है। तो हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, मेरे बच्चों ध्यान से समझो, तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, कहाँ गई यार, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इन्हें? डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। ये हमेशा अपना सिक्रीशन ब्लड में पोर करके ही बॉडी के दूसरे पार्ट पे भेजती हैं, और वहाँ पर अगर रिसेप्टर उन सेल्स के पास है तो ये वहाँ पर एक्शन करेंगी, नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया। और इनका इफेक्ट जो होता है बच्चों वो लॉन्ग टर्म होता है। कैसा होता है बच्चों? लॉन्ग टर्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे पढ़ें। अब एक और चीज समझो मेरी बात बच्चों, क्या बोल रही मैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को आपने देखा कि पूरी बॉडी से घूमता हुआ बेचारा टेस्टिस के पास पहुंचा। तो ऐसे हार्मोन जो पूरी बॉडी में ट्रैवल कर सकते हैं, इन्हें हम सर्क्यूलेटिंग हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम सर्क्यूलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ठीक है। और जब आप टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद ये आया, इसने लेडिंग सेल को इफेक्ट किया, लेडिंग सेल ने टेस्टोस्टेरोन निकाला। ये जो टेस्टोस्टेरोन है, आप देख रहे हो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म को बनवा रहा है। मतलब जिस ऑर्गन से ये निकला उसी ऑर्गन में इफेक्ट कर रहा है। तो मतलब जो हार्मोन्स होते हैं वहाँ से निकलकर या तो दूर इफेक्ट कर सकते हैं या तो उसी ऑर्गन में भी इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि हम जो LH होता है वो उस ऑर्गन पे इफेक्ट नहीं कर रहा था, पिट्यूटरी पे नहीं कर रहा था, बाकी सारे पे। पर टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये जिस जगह से निकलते हैं ये उसी जगह को इफेक्ट करते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन उसी जगह को इफेक्ट कर रहा है, इसलिए इस हार्मोन को हम लोकल हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो जो हार्मोन उसी जगह पर एक्ट करे जहां से वो निकल रहा है, तो ऐसे हार्मोन को लोकल हार्मोन कहते हैं। और ऐसा हार्मोन जो पूरी दुनियादारी में ट्रैवल करके अपने टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचे, तो ऐसे हार्मोन को हम सर्कुलेटिंग हार्मोन कहते हैं मेरे बच्चों। डन हो गई इतनी बात, ठीक है। तो लिख लें हम लोग। सो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं ये क्या निकालती हैं? दे सिक्रीट हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या निकालती हैं? दे सिक्रीट हार्मोन, ठीक है। क्या लिखेगा? दे सिक्रीट हार्मोन, ठीक, इन ट्रेस अमाउंट, इन ट्रेस अमाउंट, अमाउंट सर्क्यूलेट थ्रू ब्लड, circulate through blood and bind with the receptor of target organ and organ shows the रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही तो मेरी आवाज को सुनो, ठीक है। तो क्या क्या लिख लिया हम लोगों ने एंडोक्राइन में? ये अपना सिक्रीशन पोर ब्लड में करते हैं पूरा। फिर क्या लिखा? दे सिक्रीट हार्मोन इन अ ट्रेस अमाउंट, सर्कुलेट थ्रू द ब्लड, बाइंड विद द रिसेप्टर ऑफ द टारगेट ऑर्गन एंड ऑर्गन शोज द रिस्पॉन्स। ये पूरी कहानी होती है। फिर हमने दो टाइप के हार्मोन पढ़े, लोकल एंड सर्कुलेटिंग। उसी में इफेक्ट कर रहा है जहाँ से वो निकल रहा है। तो लोकल हार्मोन पूरे जगह ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हुए सब जगह जा रहा है सारे ऑर्गन में, देन इफेक्ट कर रहा है सारे ऑर्गन्स को, देन दिस इज अ सर्कुलेटिंग हार्मोन। डन हो गई इतनी बात। अब आओ थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। अब समझ गए मेरे बच्चे सारी कहानी? आइए देखिए, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाती हूँ। देखो अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या? हम लोग बात कर रहे हैं हाँ, ओके, एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। समझ में आई बात? जितनी भी आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, फिजियोलॉजिकल मतलब समझते हैं, फिजियोलॉजी जितनी भी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, दीज आर द फिजियोलॉजी, ठीक है। इन सारे फंक्शन को कौन मेंटेन करता है? एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी आर नॉट इनर्वेटेड बाय द नर्व फाइबर। मैंने बताया ना, बहुत सारी सेल्स ऐसी होती हैं जो कि नर्व फाइबर से इनर्वेटेड नहीं होती हैं, ठीक है। तो उनको कंटिन्यूसली पर फंक्शन तो करना ही है ना।
ऐसा थोड़ी है कि उनको भाई कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो करना है किसी के इन्फ्लुएंस में। किसी को नर्व सिग्नल देती हैं तो किसी को जो है तो किसी को नर्व सिग्नल देती है थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर, तो किसी को एंडोक्राइन ग्लैंड देती हैं मैसेजेस थ्रू द हार्मोन। ठीक है, अभी दोनों में अंतर भी पढ़ाती हूँ। सो इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो अगर वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट नहीं कर रहा है तो वहाँ पर हार्मोन एक्ट करेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन में क्या अंतर होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर बहुत फास्ट एक्शन करते हैं, हार्मोन थोड़ा स्लो एक्शन करता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो कहाँ पर रिलीज होते हैं? दो न्यूरॉन के गैप के बीच में, जबकि हार्मोन कहाँ रिलीज होता है? सेल्स के अंदर रिलीज होता है, पर दोनों की जो बाइंडिंग होती है वो हमेशा रिसेप्टर से ही होती है। ठीक है, द फंक्शन इज कैरिड बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। अगर नर्व नहीं है तो उस सेल्स को हम रेगुलेट करेंगे थ्रू द हार्मोन्स, और ऐसे हार्मोन्स मतलब हार्मोन किस सिस्टम के अंदर पढ़े जाते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़े जाते हैं। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लैंड लाइक पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पढ़ रहे हैं इसके बारे में, टेंशन ना लो। आइए, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज कॉल्ड एज एंडोक्राइनोलॉजी। हार्मोन की स्टडी को एंडोक्राइन कहते हैं, ठीक, और एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। थॉमस एडिसन नोन एज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनो ग्लैंड्स जो होती हैं अपना सेक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में करती हैं और इनके पास डक्ट्स नहीं होती। ही इज द थॉमस एडिसन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए, नीट में ये सवाल पूछा जा सकता है। हार्मोन टर्म किसने दिया है? हार्मोन टर्म वाज कॉइंड बाय द स्टर्लिंग। हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी मैसेंजर और केमिकल मैसेंजर। ठीक है, हार्मोन जो होता है मेरे बच्चों बहुत ही ट्रेस अमाउंट में निकलता है, बहुत ट्रेस अमाउंट पे, पर इफेक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। केमिकल मैसेंजर है। न्यूरॉन के थ्रू अगर हम किसी चीज़ को मैसेज कर रहे हैं तो वो कौन सा मैसेंजर है? वो है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरो मैसेंजर। पर अगर हार्मोन के थ्रू हम किसी सेल को मैसेज कर रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज केमिकल मैसेंजर। ठीक है, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट। ओके, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको ये मेंशन कर देती हूँ, जो हार्मोन्स होते हैं उससे कोई न्यूट्रिशन आपको कभी नहीं मिलेगा। तो हार्मोन्स कैसे होते हैं बच्चों? हार्मोन्स हमेशा नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, हार्मोन से कभी किसी को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता कि खा लोगे तो बहुत शक्ति आ जाएगी। हार्मोन्स जो होते हैं ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, और ये हमेशा ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं और हमेशा सेल से सेल को, जैसे मान लो कि ग्रोथ हार्मोन है, अब पूरी सेल्स में ग्रोथ हार्मोन, आपका सेल डिवीजन होना है तभी तो ग्रोथ होगी, तो हर सेल को केमिकल जाता है और मैसेज करता है बेटा तुम डिवाइड हो जाओ, तो इट इज़ ए केमिकल मैसेंजर। न्यूरॉन के थ्रू अगर कोई सेल को एक्टिविटी कर रही है तो इट इज़ कॉल्ड एज न्यूरो मैसेंजर। डन। चलो बच्चों, अब एक आदमी है जिसमें मैं आपको थोड़ी सी ग्लैंड्स बताती हूँ, अब जितनी बता पाऊंगी उतनी बताती हूँ। वैसे यू हैव सो मेनी ग्लैंड्स, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले हम कौन सी ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं? सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाना। सो ये है आपकी हाइपोथैलेमस। ठीक है, सो दिस इज आवर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे होती है पिट्यूटरी। ठीक है, अभी ये ऐसा बना रही हूँ मैं, पर टेंशन मत लेना, इसकी इमेज भी लेके आई हूँ। ठीक है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, दिस इज पीनियल। ठीक है, एक कलर से नहीं बनाती, दिस इज पीनियल। ओके, सो बच्चों ये बात याद रखना आपको कि आपके ब्रेन में 3 ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल। लेबल कर लें इसको। आइए ये एक आदमी है जिसका नाम है दीपक भैया, और ये दीपक भैया पे अपन ग्लैंड्स बता रहे हैं कौन कौन सी है। ठीक है, सो ये है मेरे बच्चों इनकी हाइपोथैलेमस। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग, बड़ा ही मास्टर आदमी है ये। हाइपोथैलेमस, ठीक, और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी। ठीक, ये है पीनियल। तो हाउ मेनी ग्लैंड्स वी हैव इन द ब्रेन बच्चों? वी हैव 3 ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल। डन हो गई इतनी बात। नाउ आगे बात करते हैं, जब हम गले पे आते हैं यहाँ पर, ये इस जगह पर, सो वी हैव अ बटरफ्लाई शेप ग्लैंड। ठीक है, हमारे पास एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है। ठीक है, अब चलो मैं इसको पतला बनाती हूँ। ठीक है, अरे यार ये क्या हो रहा है? वी हैव बटरफ्लाई शेप। ओके, ये तो बाहर ही निकले जा रहा है। तो हमारे पास एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है। ठीक है, इस टाइप की। ओके, इस ग्लैंड का नाम होता है बच्चों थायराइड। ठीक है, और थोड़ा ऊपर कर सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इस ग्लैंड का नाम है बच्चों मेरे थायराइड ग्लैंड। लिखते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक,
अब इस ग्लैंड को अपन को यहाँ पे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे। इस ग्लैंड, ये ग्लैंड है ऐसी, ठीक है, ये ग्लैंड है ऐसी, ठीक, ऐसी, कलर कर दें। पर जब हम इस ग्लैंड को, ये थायराइड ग्लैंड बनाई मैंने, पर जब हम इस ग्लैंड को पीछे करके देखते हैं, ध्यान से समझना ना, ये ग्लैंड दिख रही है अपन को ऐसी, पर जब हम इस ग्लैंड को पीछे करके देखते हैं तो हमें इसमें 4 राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिखाई, दिस इज द थायराइड ग्लैंड। पर जब हम इसे क्या करते हैं बच्चों, पीछे करके देखते हैं तो हमें इसमें 4 राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इन 4 राउंड स्ट्रक्चर को लेबल कर लेते हैं पहले। ये पर्पल वन इज द थायराइड ग्लैंड, ठीक, ये है थायराइड ग्लैंड, और ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है इट इज द पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक, येलो येलो जो दिख रहा है इसे कहते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक। थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉइड ग्लैंड समझ आ गई आपको बात, कोई टेंशन नहीं। ये मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये पीछे की ओर है, समझ में आई बात। तो पीछे की ओर आपको दिखाई देगी थायराइड के बाद पैराथायरॉइड, ठीक है। अब बच्चों यहाँ कहीं पर है सपोज दैट आपका हार्ट, ठीक, ये है आपका हार्ट, डन, ये है आपका हार्ट। इस हार्ट के नीचे एक ग्लैंड होती है, कौन से कलर से बनाऊं यार, इस हार्ट के नीचे एक ग्लैंड होती है एंड दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज थाइमस, लिख दूं, ये है आपका हार्ट, ये ओहो, ये है आपका हार्ट, ठीक है, और हार्ट के नीचे होता है थाइमस, ये हो गई आपकी थाइमस ग्लैंड। थाइमस को बाहर लिख देती हूँ ताकि ग्लैंड सारे आपको बाहर दिखे, ठीक, ये हो गई आपकी थाइमस। ये कौन सी ग्लैंड हो गई मेरे बच्चों, थाइमस। डन हो गई इतनी बात, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब आओ इधर, इस जगह पर आपको दिखेगी पैंक्रियास, टिंग 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 टिंग, ठीक, ये यहाँ पर आपको दिखाई देगी पैंक्रियास। अभी मैं लीवर नहीं बना रही हूँ, ठीक ठीक, क्योंकि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पैंक्रियास डन हो गया। उसके बाद पैंक्रियास के नीचे मेरे बच्चों देयर इज वेरी शॉर्टेज ऑफ द कलर्स। यहाँ पर आपको दिखाई, लाइट हो गया, काले से बना देती हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई देंगी आपकी किडनीज, ठीक ठीक है, क्या दिखाई देगा बच्चों यहाँ पे आपको, आपकी किडनीज, ठीक है। किडनी के ऊपर, किडनी काय को बनाया मैंने वो आप समझोगे अभी। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है एंड दिस ग्लैंड, ध्यान समझो, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है और इस ग्लैंड को मेरे बच्चों हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। इस ग्लैंड का नाम क्या हो गया, एड्रीनल ग्लैंड, ये हो गई एड्रीनल ग्लैंड। डन हो गई इतनी बात, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, डन हो गया ना इतना। अब आइए, क्योंकि ये मेल है इसलिए मेल में यहाँ पर हम बना देते हैं 2 टेस्टिस, ठीक है। यहाँ पर हम स्क्रोटल सैक में, या बना के दिखा देती हूँ, यहाँ पर स्क्रोटल सैक में थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊंगी। देखिए यहाँ पर स्क्रोटल सैक में मैं बना रही हूँ 2 टेस्टिस, ठीक है, लेबल कर लें इसको। टेस्टिस भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, टेस्टिस। डन बच्चों। पर सपोज दैट कि अगर ये क्या होता, फीमेल, अगर ये क्या होता बच्चों, फीमेल, ये लड़की होता, तो यहाँ पर किडनी के नीचे हमारे पास होती ओवरी, ठीक है। क्या होती बच्चों, ओवरी। समझ गए, बोलो क्लियर हुआ, बोलो। सो एक आदमी के मैंने इतने सारे ग्लैंड्स बनाए, ये तो मैंने कुछ बनाए पर आपको और भी पढ़ने हैं, ठीक है। थायराइड बनाया, पैंक्रियाज बनाया और थाइमस बनाया। अब आपको इसके एक एक 2 फंक्शन बता देती हूँ और फिर हम लोग इससे डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है ये बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। एक्चुअली हाइपोथैलेमस ना सबका बाप, ठीक है, ये सबका बाप है, ओके, सबका बाप। सबका बाप क्यों कहा, क्योंकि ये बाप का बाप है, ठीक। बाप कौन है आपके ग्लैंड का, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ योर बॉडी।
बट उसे कौन रेगुलेट करता है? उसे रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, इसीलिए वो बाप का बाप हो गया। ठीक है, तो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कौन है? हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो एक ऐसी ग्लैंड है जो बहुत सारे हार्मोन्स निकालती है, ग्रोथ हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बहुत सारे, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, बहुत सारे। ये जो हार्मोन्स निकालती है पूरे बॉडी की सारी ग्लैंड्स को इफेक्ट करते हैं, सारी ग्लैंड पर एक्ट करते हैं। पर कुछ ग्लैंड ऐसी हैं जैसे कि पैंक्रियाज हो गया, पैराथायरॉयड ग्लैंड हो गया, इनको पिट्यूटरी के, ये इनकी अपनी औकात है भाई, इनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये जो दो ग्लैंड होती है ना, इनको कोई मतलब नहीं कि पिट्यूटरी कुछ भी करे, ये अपना काम स्वयं करती रहती हैं। कौन कौन सी? थायराइड बोल रही, थाइमस। ठीक, नो 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 सॉरी, पैंक्रियाज और पैराथायरॉयड, थाइमस बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो कौन सा हो गया भैया? आपका पैंक्रियाज और पैराथायरॉयड ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जिनको पिट्यूटरी के एक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी ये सारी ग्लैंड को ऑलमोस्ट रेगुलेट करती है। थायराइड ये आपकी बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। इसके पीछे होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये भी कैल्शियम और पोटेशियम लेवल को मेंटेन करते हैं। थाइमस ये आपकी बॉडी में टी सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं और आपकी बॉडी में इम्यूनिटी का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल विच सिक्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमेटोस्टैटिन। इंसुलिन आपकी बॉडी में शुगर लेवल को कम करता है, ग्लूकागॉन शुगर लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, और दोनों का रेगुलेशन सोमेटोस्टैटिन। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड जो होते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है, ये बहुत सारे हार्मोन्स निकालते हैं, फ्लाइट, फाइट और फियर वाले रिस्पॉन्स करने वाले बहुत सारे हार्मोन निकालते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ये सारे ये निकालते हैं। ओवरी आपकी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकालती है जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, और टेस्टिस निकालता है टेस्टोस्टेरोन विच इज द ओनली मेल हार्मोन। ठीक है, तो ये हो गई सारी ग्लैंड्स। डन हो गई, कितना सुंदर बनाया ना मैंने। ठीक, ये क्लियर हो गया मेरे बच्चों को? चलो आ जाओ मेरे बच्चों, अब क्या बोल रही हूं मैं? डन हो गया ना इतनी बात? बोलो मुझे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी, तो अपने को आ जाए मजा। ठीक है, और अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट बढ़िया खत्म हो जाए। We have already learned that neural system provides a point-to-point rapid coordination among the organs. ये हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपका न्यूरल सिस्टम होता है वो पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन करता है। अगर मुझे डांस में ये वाला हाथ उठाना है तो नर्व इसी वाले हाथ को सिग्नल देंगी जिससे मैं ये वाला हाथ उठा पाऊंगी। इससे रैपिड सिग्नल है। हम लोग डांस कर रहे हैं, चलो बोलो 1 तो ये हाथ उठा, 2 तो हाथ, जल्दी जल्दी एक्शन करवाता है। डर लगता है तो उसके प्रति रिस्पॉन्स करके हम लोग कांपने लग जाते हैं। डर लगता है तो कुत्ता पीछे भाग रहा तो हम भागने लग जाते हैं। किसी ने थप्पड़ मारा तो उल्टा पलट के झटक के जड़ देते हैं। तो दिस इज द वेरी रैपिड रिस्पॉन्स बच्चों। ये कैसा होता है? बहुत ज़्यादा रैपिड होता है। हार्मोन का रिस्पॉन्स होता है पर इतना रैपिड नहीं होता। ये पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल करते हैं, मतलब जहाँ ज़रूरत होगी वहीं काम करेंगे। ठीक है, जैसे ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ, जब बच्चा पैदा होता है तो बोलता नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, पर अल्टीमेटली ग्रोथ हार्मोन निकलता है और सबका ग्रोथ कराता है, चाहे ऑर्गन हो, चाहे सेल्स हो, चाहे बोन हो, चाहे कुछ भी हो। पर अगर आपके न्यूरॉन ने, जैसे मान लो ब्रेन ने बोला कि डर रहा आदमी कप कपाओ, तुरंत नर्व लेके सिग्नल जाएगी। ठीक है, तो ब्रेन बताता है हमको, ग्रोथ हार्मोन के लिए बताने की जरूरत नहीं, ग्रोथ हार्मोन निकलता है, सारे सेल्स में पहुंच जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। मैंने बताया ना कि जो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर बताया मैंने आपको, 2 नर्व्स के बीच में एक गैप होता है। समझो बात को, 2 नर्व्स के बीच में मेरे बच्चों एक गैप होता है। इस गैप को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। यहाँ पर जब एक न्यूरॉन से सिग्नल आता है तो वो सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। देन वी ट्रांसफर द सिग्नल टू द नेक्स्ट न्यूरॉन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल विच इज द केमिकल सिग्नल एंड दिस केमिकल इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। सो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जो भी सिग्नल रिलीज होते हैं दे आर वेरी फास्ट एंड वेरी शॉर्ट लिव्ड। पर अगर हम हॉर्मोन्स के थ्रू किसी एक सेल से दूसरे सेल में सिग्नल्स को भेज रहे हैं देन दिस इज द केमिकल मैसेंजर एंड दिस इज नॉट शॉर्ट लिव्ड, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा पर शॉर्ट लिव्ड भी नहीं होता। ठीक है, ओके, एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, यही लिखा था मैंने, एंड सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड। बहुत सारे सेल्स में नर्व फाइबर्स नहीं होते तो क्या वो सेल काम नहीं करेंगी? उन सेल्स को भी तो काम करना है मेरे लल्ला, बताओ काम करेगी कि नहीं करेगी? अब उन सेल्स को काम करवाने के लिए हम क्या करें? तो बेटा उन सेल को काम करवाने के लिए, उन सेल से सारा रेगुलेशन करवाने के लिए वी रिलीज अ केमिकल इनटू इट कॉल्ड एज हार्मोन्स। ठीक है, A special kind of coordination and integration has to be provided. उनको देना चाहिए, तो मैं तो पहले ही बता दी।
दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द हॉर्मोन्स. कौन करता है? हॉर्मोन्स. द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी. पढ़ लिया हम लोगों ने. दोनों मिलजुल कर काम करते हैं, एक रैपिड करता है, एक धीरे करता है, पर दोनों मिलकर जो है जीवन की नैया पार लगा देते हैं. आई आगे क्या कहती है आपके एनसीईआरटी पढ़ लें. चलिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स. ठीक, इनके पास डक्ट नहीं होती, इसीलिए हम डक्ट मतलब पाइप, इसीलिए हम इन्हें डक्टलेट्स ग्लैंड कहते हैं. ठीक है, इनके सिक्रीशन को हम कहते हैं हार्मोन्स. ठीक है, हार्मोन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं. कैसे प्रोवाइड करते हैं? कौन निकालता है इन्हें? ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स. कहाँ रिलीज करती हैं? ब्लड में. ठीक है, और फिर ये ट्रांसपोर्ट होती हैं कहाँ पर? या तो डिस्टेंस में या तो वहीं. समझ में आ गई बात? तो या तो ये डिस्टेंस में, जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि निकलता तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से है, पर इसका असर पिट्यूटरी ग्लैंड में नहीं है मेरे बच्चों. कहाँ पर है? इसका असर आपके टेस्टिस में है, ओवरी में है. तो ये कैसे हार्मोन कहलाए बच्चों? सर्कुलेटिंग हार्मोन. बट वंस टेस्टिस स्टार्ट रिलीजिंग विच हार्मोन बच्चों? टेस्टोस्टेरोन. देन इट विल इफेक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एज वेल एज टेस्टिस. Then this type of hormone which act their own gland, ठीक है, own part called as local hormones. ठीक है, सो हार्मोन की डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में दी है बच्चों, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यू हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू लर्न, क्योंकि ऐसे ही टर्म को उठा के नीट में पटक दिया जाएगा और तुम मुंडा फोड़ते रहेगा और फिर बोलेगा मैडम आपने तो पढ़ाया ही नहीं था. ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट. पढ़ा हम लोगों ने हार्मोन कि आज चलो बेटा आज एक थाली हार्मोन खा लेते हैं. ऐसा किसी ने कहा? नहीं कहा. पर एक थाली सब्जी खा लेते, चावल खा लेते, दाल खा लेते, लोग कहता है. हार्मोन से कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलते, बस रिस्पॉन्स हमको क्या मिलता है? सिग्नल मिलता है काम करने के लिए. ठीक है, ये क्या होते हैं? इंट्रासेलुलर मैसेंजर. इंट्रासेलुलर मैसेंजर मतलब सेल टू सेल मैसेंजर करते हैं एंड बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, okay, the new definition covers a number of new molecule in the addition to the hormones secreted by organized endocrine glands. ठीक है, invertebrate possess very simple endocrine system with few hormones, whereas large number of chemical act as a hormone and provide coordination in the vertebrate. हमारे vertebrate हम डेवलप हमारे में बहुत सारे निकलते हैं. ठीक है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है. आ जाओ देखते हैं. चलो देखते हैं. देखो, ये सारा डायग्राम मैं तुमको समझाई थी ना. अभी देखो सब वही वही बनी हुई हैं. देखो, हाइपोथैलेमस बनाया मैंने, नीचे उसकी पिट्यूटरी बनाई थी मैंने, उसके पीछे पीनियल बनाई थी मैंने, थायराइड बनाई थी, उसके पीछे पैराथायराइड बनाई थी, यहाँ छाती के पास हार्ट के नीचे थाइमस बनाई थी, फिर किडनी बनाई थी, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड बनाई थी, उसके ऊपर पैंक्रियाज बनाया था, फिर टेस्टिस बनाई थी, अगर फीमेल है तो ओवरी बनाई थी. सब बनाया मेरे लाल, तुमको बना बना के दिखाया है. ठीक, तो एनसीईआरटी में लिखा है ना, वो मुझे लगता है कि रामबाण है, वही यूनिवर्सल सत्य है. उसकी एक एक लाइन एक एक शब्द जो है पढ़ना पड़ेगा. आप लोग मुझे बताना कि जब मेरे पूरे लेक्चर्स देखे तो कहाँ पर एनसीईआरटी में मिसिंग है या मैंने नहीं पढ़ाई तो मैं पढ़ा दूंगी. ठीक है, चलो. ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड, क्या एक सेकेंड, द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज सेल लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, एंड फॉर्म द एंडोक्राइन सिस्टम. पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनाड्स मतलब टेस्टिस एंड ओवरी. ठीक है, आर ऑर्गेनाइज इन द एंडोक्राइन बॉडीज. ठीक, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज. ये क्या है? ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी. इन एडिशन ऑफ दीज बहुत सारी और भी होती हैं, जैसे कि पूरा जीआई ट्रैक्ट. बहुत जीआई ट्रैक्ट में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, लीवर. ठीक, लीवर मैं बता भी रही थी पर लीवर बनाया नहीं है आपका. ठीक है, लीवर यहाँ बना लो मन है तो. लीवर, और क्या बोल रहा है? हार्ट. हार्ट यहाँ थाइमस के ऊपर बनाना चाहिए था अपन को, हार्ट बना के मैंने वहाँ दिखा दिया था. ठीक है, और किडनी तो बनाई दी. ये भी बहुत सारे हॉर्मोन्स निकालते हैं. ठीक है, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस को बहुत सारे लोग ग्लैंड कंसिडर नहीं करते, बट वो बहुत सारे रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन निकालता है, इसलिए हमको इसे कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो ये बात मेरे बच्चों को क्लियर हो गई ना. एंडोक्राइन, चलो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, तो मज़ा आ जाए तुम लोगों को. ठीक है, देखो हम लोगों ने ये पढ़ा कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि ग्लैंड्स कितने टाइप की होती हैं. ठीक है, फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कैसे काम करती हैं और उनके सिक्रीशन कौन कौन से होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे काम करती है और उनका सिक्रीशन कैसे होता है। फिर हमने पढ़ा कि सर्कुलेटिंग लोकल हार्मोन्स क्या होते हैं। फिर मैंने आपको एक आदमी बनाया जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स हम लोगों ने पढ़ी। समझ आ गई इतनी बात। नाउ मेरे बच्चों ध्यान से समझो, हालांकि मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में और बताऊंगी। देखो, we have to learn so many hormones, ठीक है, we have to learn so many hormones, we have to learn so many glands, ठीक है। अब आप अगर अपनी एनसीईआरटी खोल के देखो तो पहली जो ग्लैंड है वो है हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस। पर हाइपोथैलेमस को जो होता है ये मास्टर है किसका, पिट्यूटरी का। तो हमको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को एक साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें कुछ समझ में आएगा, नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक, एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ जिससे आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आ जाए, उसके बाद हम इस अकाउंट को नेक्स्ट क्लास में लेंगे। मान लो कि मैं ऐसे देख रही हूँ, सपोज दैट कि मैं ऐसे दिख रहा है, तो मेरा पिट्यूटरी तुमको कैसे दिखेगा। ठीक, अगर मैं ऐसे देख रही हूँ तो मेरी पिट्यूटरी, मेरा हाइपोथैलेमस तुम्हें कैसे दिखेगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं बात करेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों हमारा है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस से एक डंडा ऐसे बाहर आता है, ठीक है, डन। ठीक, इसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम। ठीक, इस डंडे से दो चेम्बर्स आपको लटके हुए दिखाई देंगे। ठीक है, दो यूनिट्स आपको लटकी हुई दिखाई देंगी। एक्चुअली ये एक ही जैसा दिखाई देता है। दिस इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी। लेबल कर लें इसको, कोई टेंशन तो नहीं है। चलिए, सो ये पूरा पार्ट जो है दिस इज द हाइपोथैलेमस, बड़ा मोटा है। ठीक है, दिस इज द हाइपोथैलेमस बच्चों। ठीक, ये क्या है आपका हाइपोथैलेमस। मैं थोड़ा ही बताऊंगी क्योंकि अभी मुझे नेक्स्ट क्लास में इसको वापस से पढ़ाना पड़ेगा। हाइपोथैलेमस हो गया। ये जो डंडा आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। ठीक, और ये पूरा जो है इसको आप कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्लैंड। ठीक है, तो मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग, ध्यान से देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्ट्रक्चरली हम जो है, अगर आप देखो फंक्शनली इसके दो भाग हैं, फंक्शनली तो खैर और भी होंगे, पर अभी आपको इसके दो भाग दिख रहे हैं। आगे वाले हिस्से को हम कहते हैं, आगे वाले हिस्से की बात करेंगे, आगे वाले हिस्से को हम कहते हैं बच्चों एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक, या ऐसे मत, अभी सिर्फ इतना याद रखो, इसको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। आगे वाले हिस्से को हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये कैसे बोला मैंने, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा। ठीक है, यहां बीच में एक और चीज होती है, ये ऐसे होता है। ठीक, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही होता है, इसको कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। ठीक, तो अगर मैं ऐसे खड़ी हूं तो मेरे हाइपोथैलेमस में एक डंडा है विच इज कॉल्ड एज इनफंडिबुलम। पिट्यूटरी ऐसे लटकी हुई है, आगे वाले हिस्से को पिट्यूटरी को कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, उसके पीछे वाले को कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। फिर ये पार्स इंटरमीडिया क्या है, फिर ये पार्स इंटरमीडिया क्या है बच्चों, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है। ठीक, अगर आप बोल रही हो मैडम दो लोब हैं तो ये बीच में आपने क्या बना दिया, पार्स इंटरमीडिया, है ना, ये जानना भी जरूरी है। ये बात, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है कि नहीं हो गई है। अब एक चीज याद रखो कि ये हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है, ये पिट्यूटरी का फंक्शन क्या है, ये दो जो ऐसे हैं ये क्या है, ये बीच में क्या है, ये तो मैंने सिर्फ सस्पेंस बनाने के लिए आपको बता दिया ऐसा ऐसा है। ग्लैंड्स तो एक्चुअली हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि जो कहानी मैंने आज आपको समझाई वो अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, हार्मोन क्या है, कितने टाइप के हो सकते हैं, नेचर वाइज तो अलग अलग हो सकते हैं पर ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेशन दो ही टाइप के थे। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि इतने टाइप के ग्लैंड्स हैं और उन दोनों का एक्शन कैसे होता है। फिर मैंने आपको डिफरेंट टाइप के ग्लैंड बताई, उनकी पोजीशन बता दी कि वो कहाँ कहाँ होते हैं, और फिर मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस के बारे में, जिसे हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। ठीक है,
और ये सब पढ़ने में आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, इसलिए आप मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, गूगल पे magnetbrains.com टाइप करोगे तो ये विंडो खुलकर आ जाएगा। टॉप कोर्सेज पे क्लिक करोगे, 11th अगर बायो देखना है तो क्लिक करोगे तो ये विंडो खुलेगा। इसमें सब बने हुए हैं जो भी 11 पढ़ाते हैं। इसमें मेरा ये है विंडो, इस पर मेरे चेहरे पे क्लिक करोगे तो आपको पूरी लिस्ट खुल के आएगी। वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट लेक्चर से खुल के आ जाएगा। जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये पूरे लिस्ट दिए हुए हैं कि कितने देर के लेक्चर्स हैं और एक पर्टिकुलर चैप्टर कितने लेक्चर में बना हुआ है, ठीक है। और फिर उनको देख लेना है आप, और फिर मान लो कि मिनरल न्यूट्रिशन देखना है या कोई भी चैप्टर देखना है तो ये देखना, नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है तो नेक्स्ट वीडियो करते जाना। इस तरीके से चीज़ें पढ़ने में आसान हो जाएगी और आपको मज़ा आएगा। सो आज की कहानी जो मैंने आपको समझाई, आई होप कि वो आपको समझ में आई। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द ग्लैंड्स। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए बच्चों। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।